Hello dear aspirants. Today we are going to solve most repeated questions in every exams. हर एग्जाम में एग्जामिनर एक टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन पूछेगा, उसी में से ये एक क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन का साथ साथ वो टारगेटेड टॉपिक्स है ना, वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसी में से पहले क्वेश्चन क्या है, देखो। द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कॉल्ड एज चार्विक साइंस, वोमन साइन, गूडल साइन एंड न्यूरमबर्ग साइंस। इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर होगा गूडल साइन। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, हमको ये अंडरलाइन करना है। एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, इसको हम बोलेंगे गूडल साइन। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब जो उसका रिलेटेड क्वेश्चन है, आज अपन थोड़ा सा अदर साइंस भी देख लेंगे, अदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी साइंस। उनमें से चार्विक साइंस का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना। और नेक्स्ट वोमन साइंस कहाँ देखते हैं हम? देखते टीबीटी में हम चेक करते हैं वोमन साइंस। और कुछ साइंस है, देखो हेगार साइन का मतलब क्या है? हेगार साइन मतलब ये है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट और इस्थमस। ये यूट्रस है और यूट्रस का ये अपर पोल हो गया और ये लोअर पोल हो गया। उसी में से ये इस्थमिक एरिया है ना, ये सॉफ्ट रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? हेगार साइन। इधर देखो, एग्जामिनर बाइमेनुअल एग्जामिनेशन कर रहा है इधर। One left hand of the examiner is inserted through the vagina and another right hand is on the abdomen and checking the softening of cervix at the level of isthmus. This is called as Hagar sign. देखो ये isthmus का एरिया है ना, इधर सॉफ्टनिंग मिल रहा है क्योंकि अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या फीटस ग्रोथ हो रहा है, एम्ब्रियो है। ठीक है, इधर एम्ब्रियो रहेगा और लोअर पोल खाली रहेगा, इसीलिए सॉफ्ट एग्जामिनर को ऐसे फील होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हम बोलेंगे हेगार साइन। ऑलरेडी हमने ओबीजी में ये सब साइंस को डिस्कस किया है, उधर आप जाके देख सकते हो हमारा ओबीजी क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट साइन क्या है? देखो इधर गूडल साइन। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक है, और चैडविक साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, वुल्वा और सर्विक्स। और पाल्मर साइन क्या होता है? पाल्मर साइन इज ए इररेगुलर सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस। ये कॉन्ट्रैक्शंस इररेगुलर रहेगा और पेनलेस रहेगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन का साथ साथ हम वो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना, वो भी डिस्कशन करेंगे हम। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। द पीटल स्ट्रक्चर दैट इज बिफोर द बर्थ that become neonatal structure after the birth as a fossa ovalis। मतलब जो फीटल स्ट्रक्चर बिफोर द बर्थ था ना, उसको हम आफ्टर द बर्थ क्या बोल रहे हैं? फोसा ओवालिस। मतलब जो बिफोर द बर्थ था उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, उसमें से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए डक्टस वेनोसस, ऑप्शन बी फोरामेना ओवुले, ऑप्शन सी वेनोसम ओवालिस, डी लिगामेंटम ओवालिस। इसको ऐसे समझेंगे हम, पहले मैंने मार्क करता हूं फोरामेना ओवुले। फोरामेना ओवुले का मतलब यह है बिफोर द बर्थ, ये समझो दिस इज द राइट एट्रियम ऑफ द fetus। ये है राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कब का बात कर रहा हूं मैं? ये है बिफोर द बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ। ये दोनों का बीच में कौन सा राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, दोनों का बीच में एक कनेक्शन रहेगा। ये दोनों का बीच में जो कनेक्शन है ना, इसको हम बोलेंगे फोरामेना ओवुले। बिफोर द बर्थ जो कनेक्शन है ना राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इसका बीच में जो कनेक्शन है ना, उसको हम बोलेंगे फोरामेना ओवुले। आफ्टर द बर्थ इसको क्या बोलेंगे अपन?
आफ्टर द बर्थ, इसको जो फोरामेना वो भी लेता ना, इसको हम बोलेंगे फोसा ओवेलिस। क्वेश्चन में ये दिया है, ये देख के बिफोर द बर्थ इसको क्या बोलेंगे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में है फोरामेना ओवुले। ठीक है, चलो फोरामेना ओवुले के बारे में थोड़ा सा देख लेना। कनेक्शन बिटवीन, अभी तो एक्सप्लेन किया था मैंने, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और क्या दूसरा पॉइंट ये है, बाईपासिंग आर्गन कौन सा है? द फोरामेना ओवुले इज बाईपासिंग द लंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिजियोलॉजिकली क्लोजिंग as soon as birth, as soon after the birth। अनाटोमिकली कब क्लोज होगा ये? 1 year आफ्टर द बर्थ। चलो रेमिनेंट को क्या बोलेंगे? फोरामिना ओविले का रेमिनेंट को बोलेंगे हम फोसा ओवैलिस। क्वेश्चन में अभी यही पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सनसेट साइन इज सीन इन द कंडीशन। ये पाइलूरिक स्टेनोसिस, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट, हाइड्रोसेफेलस एंड सीजर। सनसेट साइन ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमको सनसेट साइन हाइड्रोसेफेलस में मिलेगा। और इसका रिलेटेड टॉपिक भी हम बात करेंगे। पहले ये समझो ऑप्शन में जो जो दिया है ना उसका थोड़ा सा, उसका बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो देखेंगे। जो पाइलूरिक स्टीनोसिस है ना उसका बारे में दो बात याद रखना है। उसका मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड साइंस एंड सिम्टम्स कौन सा होगा पाइलूरिक स्टीनोसिस का? ये है वोल्यूम शेप्ड मास, वोल्यूम शेप मास एट राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और क्या मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस में? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलेगा। और क्या मिलेगा? और नॉन बिलियस वोमिटिंग रहेगा वो। ठीक है, ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट में एक याद रखना है तो रखो, बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा। बूट शेप हार्ट कहाँ मिलेगा? ये टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट में मिलेगा। नेक्स्ट हाइड्रोसेफालस। हाइड्रोसेफालस में सनसेट साइन मिलेगा। ठीक, ऐसे ही थोड़ा हाइड्रोसेफालस का बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोसेफालस का डेफिनेशन क्या है? ये है डेफिनेशन, क्या है? एबनॉर्मल accumulation ऑफ CSF in the ventricles of the brain and causes ventricular enlargement and increased intracranial pressure। क्या हो रहा है? एबनॉर्मल accumulation ऑफ CSF, एक्सेसिव अमाउंट CSF accumulate हो रहा है कहाँ? ventricles of the brain, और it can lead to increased intracranial pressure। और उसका मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम, सॉरी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस इज ए aqueduct stenosis। This is the overall most common cause, aqueduct stenosis। ठीक है, और टीबी मेनिंजाइटिस, सुनो इधर, टीबी मेनिंजाइटिस कैन कॉज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मोस्ट कॉमन cause of hydrocephalus, that is the aqueduct stenosis, and TB meningitis can cause communicating hydrocephalus। और जो aqueduct stenosis है ना, ये कौन सा हाइड्रोसेफेलस को कॉज करेगा? ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस को कॉज करेगा।
क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस और इन्फेंट में कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा? इन्फेंट में साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा बल्जिंग ऑफ फंटानेल्स, इंक्रीज हेड सर्कम्फरेंस, सनसेट साइन और सनसेट आइज बोलेंगे, और स्काल्प वेन प्रोमिनेंस, वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, आप जो मैंने नीचे पिक्चर दिया गया है ना, उसमें सब साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बल्जिंग फंटानेल्स, ठीक है, फंटानेल्स बल्ज हुआ है इसीलिए हेड सर्कम्फरेंस इंक्रीज हुआ है। सेकेंड वही है, इंक्रीज हेड सर्कम्फरेंस। और सनसेट आइज, देखो इधर मैंने सनसेट भी दिखाया हूं, नीचे ऐसे है, ठीक है, हाफ दिख रहा है। तो इधर भी देखो जो पिपिल्स है ना बच्चे का, ये भी हाफ हाफ दिख रहा है, देखो इधर। ठीक है, दिस इज द सनसेट आई बोलेंगे इसको। हाफ दिख रहा है ना दोनों, सनसेट जैसा है ना हाफ। और स्काल्प वेन प्रोमिनेंस, देखो इधर छोटा छोटा वेन्स इधर दिख रहा है। मतलब पूरा सीएसएफ कलेक्शन हुआ है इधर, एबनॉर्मल accumulation ऑफ सीएसएफ, इसीलिए ये हेड का साइज बढ़ा हुआ है। और बल्जिंग फोंटानेल्स, जो स्कार्प का वेन्स है ना वो प्रोमिनेंटली दिख रहा है आपको। और सनसेट आईज है क्लासिकल साइन, बहुत रिपीटेडली पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अडल्ट हाइड्रोसेफेलस का साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेगा? ऐसे नहीं है कि बच्चों में ही सिर्फ हाइड्रोसेफेलस होगा, कि ऐसा नहीं है, अडल्ट में भी हाइड्रोसेफेलस होगा। और अडल्ट में फंटानल्स क्लोज रहेगा, इसीलिए हेड बल्ज नहीं होगा और हेड सर्कम्फरेंस बढ़ेगा भी नहीं है। ठीक है, हेड साइज नॉर्मल रहेगा। और साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा हेडेक, वोमिटिंग, पेपिलेडिमा। आपको जो याद रखना है ना, मैं इधर बोलता हूँ, दैट इज द सिक्स्थ क्रेनियल न्यूरोपैथी। दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ अडल्ट हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सा है? एब्जुसेंट है। और कौन सा मसल के लिए सप्लाई है? रेक्टस लैटरलिस ऑफ द आई। ठीक है, ये क्या होगा? पाद से होगा। तो और एक इधर से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर से आपको याद रखना है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, उसका क्लासिकल ट्रेट क्या है? व्हाट इज द क्लासिकल ट्रेट ऑफ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस? उसी में से मैंने इंक्लूड किया गया हूं, तीन साइंस एंड सिम्टम्स है, डिमेंशिया, गेट डिस्टर्बेंसेस एंड यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस। दीज आर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस क्लासिकल ट्रेट। मैंने सिक्स्थ नर्व पाल्सी इज ए अर्लीस्ट साइन ऑफ अडल्ट हाइड्रोसेफेलस बोला था। सिक्स्थ नर्व कौन सा है? मैंने बोला था एब्जुसेंस नर्व। और कौन सा मसल को सप्लाई है? रेक्टस लैटरलिस और लैटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई, इसको सप्लाई है। अगर ये मसल पैरालाइज होगा ना, आई कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। क्या है? द पीपल इज मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये देखो इस तरफ नॉर्मल है आई, इधर देखो मिड लाइन का तरफ टर्न बाय आई। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सिक्स्थ नर्व पाल्सी। ये कहां मिलेगा? अडल्ट हाइड्रोसेफेलस में मिलेगा। इधर देखो क्या है, हाई यील्ड एमसीक्यू क्विक रिकैप। जो हाइड्रोसेफेलस का बारे में अभी तक डिस्कशन किया है ना, उसमें से हाई यील्ड एमसीक्यूज का पॉइंट्स ये है। कौन सा है देखेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस, दैट इज द एक्विडक्ट स्टेनोसिस। ओवरऑल भी मोस्ट कॉमन यही होगा, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस पूछेगा ना, तब भी यही होगा। ठीक है, ये कौन सा हाइड्रोसेफेलस कॉज करेगा? नॉन कम्युनिकेटिंग। क्यों मैंने रिपीटेडली लिख रहा हूं, मतलब इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आई साइन, सेकेंड पॉइंट क्या है? आई साइन इन इन्फेंटाइल हाइड्रोसेफेलस, दैट इज द सनसेट साइन, ऑलरेडी डिस्कशन किया। और शंट प्रोसीजर यूज्ड इन द हाइड्रोसेफेलस, दैट इज द ventriculoperitoneal shunt. Most dangerous complication of LP, lumbar puncture in hydrocephalus. Most dangerous complication of the lumbar puncture in hydrocephalus, that is the brain herniation.
ये सब एमसीक्यू पॉइंट है, इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ, सब याद करना है। हाइड्रोसेफालस इन टीबी मेनिंजाइटिस, दिस इज अ कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफालस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, lecithin sphingomyelin ratio done to access the maturity of fetal lungs। lecithin sphingomyelin रेशियो कौन सा ऑर्गन का मैच्योरिटी के लिए हम चेक करेंगे? हम चेक करेंगे फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। और लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का बारे में रिलेटेड क्वेश्चन को देखो। लेसिथिन टू स्पिंगोमाइलिन ratio indicates that fetal lung maturity। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, lecithin प्रोडक्शन start at 24th week of gestation और lecithin sphingomyelin ratio 1:1 at the 28th week of gestation and lecithin sphingomyelin ratio 2:1 at 34th week of gestation। और more than 2:1 रहेगा, this is the ideal lecithin sphingomyelin ratio, it indicates lung maturity। ये नॉर्मल रेंज याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? लेसिथिन प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 24th वीक में और लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो रहेगा 1:1 एट 28th वीक और लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो 2:1 रहेगा 24th वीक और आइडियल लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो फॉर लंग मैच्योरिटी मोर देन 2:1। Most repeatedly asked question, that is the मेन साइट ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन मतलब लेसिथिन प्रोडक्शन। इधर लिखो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। क्रेनियोपैगस रेफर्स टू, क्रेनियोपैगस क्वेश्चन में मतलब ये जो वर्ड दिया गया है ना, इसको पढ़ के ही ऐसे लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं हेड का बात हो रहा है, ठीक है। फ्यूजन एट हेड एंड स्पाइन, नो। फ्यूजन एट हेड ओनली, ऑप्शन बी इज राइट हियर। क्रेनियोपैगस मतलब जो मैंने नीचे पिक्चर दिया गया हूं ना, इसको हम क्रेनियोपैगस बोलेंगे। और कहाँ मिलेगा ये? कंजॉइनड ट्विंस में मिलेगा। कंजॉइनड ट्विंस में एक कंडीशन में मिला। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज, मीजल्स का बारे में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए जो एमसीक्यू पॉइंट है ना उसको इधर ही डिस्कशन करेंगे हम। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 10 to 14 days, 5 to 9 days, 9 days, 15 to 28 days, 20 to 24 days। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 10 to 14 days। और जो एमसीक्यू हाई यील्ड फैक्ट्स है ना मीजल्स का बारे में वो इधर ही डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव वायरस क्या है? पैरामिक्सो वायरस बोलेंगे। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा? 10 to 14 डेज, ये हमारा क्वेश्चन था। और अर्लीस्ट साइन क्या था? अर्लीस्ट साइन था कॉप्लिक स्पॉट। अर्लीस्ट साइंस साइन ऑफ द मीजल्स रहेगा दैट इज द कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट का इमेज देख सकते हो आप, इधर देखो जो है व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलेंगे कॉप्लिक स्पॉट्स। ये कहाँ दिखेगा? ये मीजल्स में दिखेगा। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है। मीजल्स में रैशेस का पैटर्न क्या रहेगा? कैसे रहेगा? पहले फेस, ट्रंक, लिम्स, इसको क्या बोलेंगे हम? सेफालोकाउडल बोलेंगे। और फेस में से ही पूरा पर्टिकुलरली पूछेगा ना, पहले रैश आएगा बिहाइंड द ईयर आएगा। कहा? बिहाइंड द ईयर।
फर्स्ट रैश उधर से स्टार्ट होगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, दैट इज द निमोनिया। मोस्ट feared CNS complication, SSPE मतलब सब acute sclerosing panencephalitis. This is the most feared CNS complication of the measles. नेक्स्ट MCQ पॉइंट रहेगा, बेस्ट प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकता है measles को, बाय द MMR वैक्सीनेशन। विटामिन सप्लीमेंट दैट रिड्यूस द मोर्टेलिटी इन measles, ये याद रखना। विटामिन A is reducing the mortality in measles. Ankle joint is an example of, next question है, the ankle joint is an example of hinge joint, pivot joint, saddle joint and gliding joint. hinge joint ये एक एग्जांपल है एंकल जॉइंट का। और नेक्स्ट पाइवेट जॉइंट का एग्जांपल है अटलांटो एक्सियल, अटलांटो एक्सियल इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट। और सैडल जॉइंट में आपको आएगा जॉइंट बिटवीन, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया हूं, एक शॉर्ट बनाया था मैंने बोन्स ऑफ द मिडल ईयर करके, जॉइंट बिटवीन कौन सा, मैलियस एंड इंकस, ये दोनों के बीच में जो जॉइंट रहेगा ना उसको बोलेंगे हम सैडल जॉइंट। और ग्लीडिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट मतलब कार्पेल, मेटाकार्पेल और इंटरपेलांजियल जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ग्लीडिंग जॉइंट बोलेंगे। इधर आंसर होगा एंकल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, तो जॉइंट्स का बारे में कौन सा एमसीक्यू पॉइंट रहेगा एक बार मैंने मेंशन किया हूं, पढ़ लेना। एंकल जॉइंट, इसको हिंज जॉइंट, ऑलरेडी ये हमारा क्वेश्चन में ये पूछा गया था, हिंज जॉइंट इज ए, एंकल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। और अटलांटो एक्सियल में अभी लिखा था इसको, अटलांटो एक्सियल इज ए एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट। शोल्डर एंड हिप को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। थंब, थंब का जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है ना, ये एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। और सैडल जॉइंट कहाँ रहेगा, और एक मैलियस और इंकस का बीच में रहेगा, वो भी मैंने उधर मेंशन किया हूं। रिस्ट जॉइंट्स, कॉन्डाइलर जॉइंट बोलेंगे इसको। रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्डाइलर जॉइंट। और एक कॉन्डाइलर जॉइंट कौन सा होगा, मैंडिबल में जो जॉइंट है ना वो भी कॉन्डाइलर जॉइंट होगा। कार्पेल जॉइंट्स, प्लेन जॉइंट्स बोलेंगे। और ऑप्शन में था, इसको हम बोलेंगे ग्लीडिंग जॉइंट। प्लेन जॉइंट्स मतलब ग्लीडिंग जॉइंट्स, कार्पेल जॉइंट्स है ना उसको हम ग्लीडिंग जॉइंट्स बोलेंगे। ऑल द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी एक्सेप्ट, जो ऑप्शन में दिया गया ना सब हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा, एक को छोड़ के। ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। क्या ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होगा क्या, यस होगा। थायरॉक्सिन होगा, नहीं। ऑक्सीटोसिन भी होगा पिट्यूटरी से, और प्रोलैक्टिन भी होगा। तो कौन सा नहीं होगा पिट्यूटरी से, थायरॉक्सिन नहीं होगा, ये होगा थायराइड ग्लैंड से होगा। हमारा आंसर यही रहेगा। थोड़ा सा पिट्यूटरी का हार्मोन का बारे में देख लो इधर। ये है हाइपोथैलेमस। और ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये है पोस्टीरियर। चलो अब देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इसका हार्मोन्स मैंने सब एक जगह लिख दिया हूं।
कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है? एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच मतलब अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ऑप्शन में जो दिया था, एक ग्रोथ हार्मोन दिया था, प्रोलैक्टिन दिया था और ऑक्सीटोसिन दिया था। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ये सब पिट्यूटरी का हार्मोन था। और थायरॉक्सिन दिया था, वो थायराइड का हार्मोन था। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा? कौन सा? वन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और सेकेंड हार्मोन है एडीएच। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स है ना, सब सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स है ना, वो सिक्रीशन हो रहा है हाइपोथैलेमस से, सिर्फ स्टोरेज हो रहा है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, दोनों ऑक्सीटोसिन और एडीएच सिक्रीशन कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से हो रहा है। सिर्फ स्टोरेज के लिए कहां आ रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन ऐसा नहीं है, सब सिक्रीशन भी इधर ही हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और स्टोर भी इधर ही हो रहा है। हाँ? और दोनों का बारे में ये याद रखना, कौन सा न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे याद रखना है? वो एंड पी। ओपी पॉइजन पता है ना, ओपी पॉइजन, उसमें से ओपी याद रखना है। वो पी मतलब, वो मतलब ऑक्सीटोसिन, पी मतलब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये याद रखने से ऑटोमेटिक से एडीएच कहाँ कहाँ से पता चल जाएगा। एडीएच सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। हो गया ना? ये दोनों स्पेशली बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने इधर ही मेंशन किया। और कभी भी गलती ये मत करना, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच इज ए सिक्रीटेड फ्रॉम करके आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी देंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। सिक्रीशन पूछेंगे ना, तब हाइपोथैलेमस सही करके आना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली ऑक्सीटोसिन और एडीएच को स्टोर करेगा। ठीक है, सिक्रीशन तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में से ही होगा। और ये थोड़ा सा हार्मोन सब के बारे में देख लो। एफएसएच के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ये पूछेगा, एफएसएच इज ए फॉलिकल ग्रोइंग हार्मोन। फॉलिकल ग्रोथ के लिए यूज होगा। एलएच इसको बोलेंगे हम ओवुलेशन हार्मोन बोलेंगे। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। और प्रोलैक्टिन बोलेंगे मिल्क सिक्रीशन हार्मोन बोलेंगे इसको, मिल्क सिक्रीशन हार्मोन बोलेंगे। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसको बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। ये याद रखना, ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ये है मिल्क इजेक्शन हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन भी हो गया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होगा, कहाँ स्टोर होगा, ये भी हो गया। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच, ये भी याद रखना है दोनों। और कौन सा हार्मोन, इसका फंक्शन में मैंने इधर ही मेंशन किया हूँ। प्रोलैक्टिन हार्मोन को बोलेंगे मिल्क सिक्रीशन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन को बोलेंगे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोलेंगे। और फॉलिकल ओवरी में फॉलिकल ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वो है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ओव्यूलेशन हार्मोन किसको हम बोलेंगे? हम बोलेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन को बोलेंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स इज ए की पिक्चर ऑफ, ये ऑलरेडी कॉप्लिक स्पॉट्स को हम ऑलरेडी देखा हुआ है। हेपेटाइटिस, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस। मीजल्स में मैं ये पिक्चर आपको दिखाया था, और मीजल्स के बारे में पूरा हम डिस्कशन भी किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। ये तो आप सब लोग आंसर सही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका ऊपर क्लास हुआ है। ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा नॉर्मल सलाइन। और सलाइन में से बोलो कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक का एग्जांपल दे दो एक। 3% एनएस होगा, 25% डेक्सट्रोज होगा हाइपरटोनिक का। हाइपोटोनिक का एक एग्जांपल बताओ। हाइपोटोनिक का होगा 0.45%, मतलब हाफ एनएस हाइपोटोनिक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी इज सीन इन। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड ईसीजी चेंजेस, ये दोनों का बारे में बहुत बार क्वेश्चन आएगा क्योंकि इजी, बहुत इजी रहेगा और अच्छे से आप एक बार देख के जाओगे ना, अच्छे से अटेम्प्ट भी करोगे। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी बोलेंगे ना, तब हमको आंसर सही करना है। हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया का है ऑप्शन सी। हाइपोकैल्सेमिया इज राइट आंसर ही है। और शॉर्ट क्यूटी इंटरवल पूछेंगे ना, तब हमारा आंसर होगा हाइपरकैल्सेमिया। दिस इज द शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। क्या है देखो इधर, सब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस में कौन सा ईसीजी चेंजेस आता है, एक बार मैंने एक जगह पे मेंशन किया हूँ। रट्टा मारो नहीं है तो रिपीटेडली रिवीजन करो, जो करना है करो, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये सबको याद करना है। हाइपोकैल्सेमिया का क्या था? प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल था। और हाइपरकैल्सेमिया बोला था क्या? शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। हाइपोकैलेमिया में यू वेव और एसटी डिप्रेशन मिलेगा। मोस्ट इनमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है हाइपरकैलेमिया का, क्या? पीक्ड ट्यूब वेव और वाइड क्यूआरएस। जो याद रखना है नहीं रखना है पता नहीं मेरे को, ये तो आप अगर मेडिकल फील्ड में हो तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। ड्रग ऑफ चॉइस एंटीडोट फॉर मशरूम पॉइजनिंग इज। ऑप्शन ये लेट, लेट तो मेडिसिन नहीं है, इसको काट करो। एट्रोपिन, डेपरॉक्सामाइन, नैलोक्सोन। पहले तो हमने ऐसे ही हटा दिया। एट्रोपिन, एट्रोपिन इसका आंसर होगा। और डेपरॉक्सामाइन हम कहाँ देंगे? डेपरॉक्सामाइन हम देंगे आयरन पॉइजनिंग में देंगे, और दिस इज अ चिलेटिंग एजेंट फॉर आयरन अक्यूमुलेशन। और नैलोक्सोन ओपाइड ओवरडोज में हम देंगे। ये कोई दस एट्रोपिन एंटीडोट फॉर मेंशन किया हूं मैंने कोलिनर्जिक और मशरूम मशरूम पॉइजन के लिए। अगर कोलिनर्जिक ओवरडोज हो गया ना, कोलिनर्जिक, तब भी हम एट्रोपिन देंगे। और मशरूम पॉइजनिंग में देंगे, और कहाँ देंगे? और देंगे ओपी पॉइजन में भी, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा ओपी पॉइजन में। और डेपारक्सामाइन आयरन, देखो एक बार रिलेटेड एमसीक्यूज जो आ सकता है इधर मैं मेंशन किया हूँ। एट्रोपिन एंटीडोट फॉर कोली एनर्जिक ओवरडोज, मशरूम पॉइजनिंग, अनदर वन दैट इज द ओपी पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग में भी हम ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन यूज करेंगे। डेपारक्सामाइन ये यूज करेंगे हम आयरन पॉइजनिंग एंटीडोट करके यूज करेंगे। नेलाक्सोन कहाँ यूज करेंगे हम? नेलाक्सोन इज ए एंटीडोट फॉर ओपाइड ओवरडोज। और एक ड्रग बता देता हूं मैं, फाइजियोस्टिग्माइन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, तीन कंडीशन लिखूंगा मैं, आप जिंदगी भर बोलोगे नहीं। कौन सा तीन कंडीशन? मेरा फेवरेट प्लेयर का नाम लिख रहा हूं मैं, एबीडी। एबीडी मतलब सबको पता होगा, एबी डिविलियर्स, आरसीबी का प्लेयर था।
ए बी डी, ये से क्या याद रखना है? ये से एट्रोपिन पॉइजनिंग में देंगे। बी से बेलाडोना पॉइजनिंग में हम ड्रग ऑफ चॉइस फाइयोस्टिग्मेंट सॉरी फिजियोस्टिग्मेंट को यूज करेंगे। एट्रोपिन पॉइजनिंग में, और लास्ट डी से दतूरा, दतूरा पॉइजनिंग में भी हम फाइजोस्टिग्मेंट को यूज करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस था। जो याद रखना है नहीं रखना है पता नहीं मेरे को, जो मैंने इधर 3 लाइन लिखा हूं और इधर 3 लाइन 3 ड्रग के बारे में लिखा हूं, ये सब याद रखना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट को एंटी कोलिनर्जिक का ओवरडोज हो गया, नहीं तो कोई पेशेंट पॉइजन लेके आया, नहीं तो मशरूम पॉइजन हुआ है, उसको एट्रोपिन देंगे। और एट्रोपिन ओवरडोज हो गया ना, एट्रोपिन पॉइजनिंग में फिर से हम फिजियोस्टिग्मेंट देंगे। ठीक है। और डेपारेक्सामाइन इज एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग, और ओपाइड ओवरडोज के लिए नैलोक्सोन देंगे। फाइजोस्टिग्माइन 3 पॉइजन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। मैंने बोला हूं ए बी डी, ए बी ड्यूलर्स का नाम याद रखना है। ए से एट्रोपिन पॉइजनिंग, बी से बेलाडोना पॉइजनिंग, डी से दतोरा पॉइजनिंग। ये तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा फाइजियोस्टिग्माइन। मैं बोल रहा हूँ ना, वो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उधर से आएगा। आप जो मैंने आज लेके आया हूं ना क्वेश्चन, ये नहीं देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन एज इट इज सेम रिपीट हो सकता है, और बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हूं ना, वो एक्सप्लेनेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना आगे, उसका आजू बाजू का बहुत अच्छा वाला टॉपिक में लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, कल कंटिन्यू करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को।